आदाब नाज़रीन, मुल्क में कोई मामला ढंग की तरफ जाता दिखाई नहीं दे रहा। आज इरादा तो था कुछ और बात करने का, लेकिन क्या करें, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। इमरान खान ने एक बड़ा एतराफ़ कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास होना था, वो मुलतवी हो गया। वो क्यों मुलतवी हो गया हम आपको बताएंगे कि वो क्यों मुलतवी हुआ। फिर थोड़ी सी बात बिजली के हवाले से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बिजली के बिलों में जिस किस्म की लूटमार की जा रही है, उस पर कुछ हक़ाइक़ जो है वो सामने रखे जाएँ। चलिए नाज़रीन, ज़्यादा लंबी बात क्या करें, बराह रास्त शुरू करते हैं। आज DGISPR ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बन्नू वाक़े का तज़किरा हुआ, उसकी वो तफ़सीलात बताई, आपके साथ हमने पहले शेयर कर दी थी। आपको याद होगा कि पिछले जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने बताया था कि लूटमार हुई, किस जगह हुई। वो मुझे चूँकि जिसने खबर दी थी उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जगह का नाम ना है, लेकिन अब वो जगह खुद DGISPR ने बता दिया। तो वो सप्लाई डिपो में दाखिल हो गए थे। वो टेंट जहाँ लगा हुआ है और कुछ दीवार बनी हुई है, उसको तोड़ कर वो दाखिल हो गए थे, और उसके बाद सारा कुछ हुआ। बाकी हक़ाइक़ ऑलमोस्ट वही हैं जो मैंने आपको 2 रोज़ पहले बताए थे, बल्कि 1 रोज़ पहले बताए थे। कल यूँ समझिए कि कल नहीं बताए थे, कल इतवार था। इतवार के दिन में कोई और काम नहीं करता सिवाय जो ज़ाती काम होते हैं उनके। तो बहरहाल उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। एक तो अदालती निज़ाम जो है वो उस पर सवालात उन्होंने रखी हैं। सवालात तो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मसलन 9 मई के मुलज़िमों को सज़ा नहीं हुई और उसकी वजूहात, फिर डिजिटल मीडिया के हवाले से उन्होंने डिजिटल टेररिज्म का कहा। उसके अलावा उन्होंने फेक न्यूज़ पर कहा कि अदालतों ने कितने लोगों को सजाएँ दी, कितने लोगों की जायदादें कब्जे में ली इस मामले पर। और उन्होंने बल्कि ये कहा कि जब भी अब कोई ऐसी बात होती है तो फिर आ जाती है आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बातें सामने आ जाती हैं, और फिर और बहुत कुछ कह दिया जाता है, और फेक न्यूज़ फैलाने वालों को कुछ नहीं कहा जाता। ये नाज़रीन, ये वाकई एक बहुत संजीदा बात है, इसलिए कि कोई भी आदमी आपका हक होता है बात करने में। मतलब आप जो आईन पाकिस्तानी आर्टिकल 10 वो गारंटी करता है कि आप राइट टू एसोसिएशन आपका गारंटी करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन गारंटी करता है, लेकिन वो आपकी बात करने की, तहरीर और तकरीर की आज़ादी को भी गारंटी करता है। लेकिन तहरीर और तकरीर की आज़ादी क्या होती है? तहरीर और तकरीर की आज़ादी ये होती है कि मैं अगर बात कर रहा हूँ और मेरे सामने जो साहब खड़े हैं, जहाँ से उनकी नाक शुरू होती है वहाँ मेरी आज़ादी खत्म हो जाती है। मैं किसी भी आदमी पर, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसके ऊपर अंधाधुंध इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकता। उसके लिए फिर डेफेमेशन लॉज है, और बहुत सारे कवानीन हैं। तो उन कवानीन को जब भी खातिर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, अदलिया भी में आ जाती है। अब मिसाल के तौर पर ये भी एक कश्मीर का कि वो जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, फरहाद, वो शायर हैं, साफ़ी कम है, शायर ज़्यादा है। जिस बात पर उनको गिरफ्तार किया गया, कभी किसी ने सोचा कि वो उन्होंने एक फेक वीडियो क्रिएट की कि जनाब 13 लाशें गिर गई हैं। 13 लाशें गिराने की वीडियो जो है वो, अब आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन बात वही है कि आपने, अगर एक आदमी ने गलत किया और आपने उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया तो ये मुनासिब नहीं। उसको उसी इल्ज़ाम में आपको गिरफ्तार करना चाहिए। ये एक बुनियादी बात है। ताहम फेक न्यूज़ के हवाले से मैंने ये मिसाल दी, उसके अलावा बेशुमार फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अभी इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कुछ इल्ज़ाम आयद किए दौरा ईरान को लेकर। तो ये सारी चीज़ें थी जिनका जवाब देना मकसूद था। उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस जो है वो, फॉर स्मॉलर वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो एक विजन भी है, वो एक कैंपेन है, दहशतगर्दी के खिलाफ कैंपेन है, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस तो हो ही रहे हैं, लेकिन वो कैंपेन है कि किस तरह लोगों को तैयार करना है, किस तरह लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा करना है, इन कुव्वतों के खिलाफ खड़ा करना है। तो सारी चीज़ें उन्होंने बयान की। फिर डिजिटल टेररिज्म की बात की। आज डिजिटल टेररिज्म का आपकी बात करें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले PTI के मरकजी सेक्रेटरीट पर छापा मारा गया। रऊफ़ हसन भी गिरफ्तार हुए। मेरी इत्तला ये है कि रऊफ़ हसन को FIA के हवाले तो कर दिया गया है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि रऊफ़ हसन पर ये इल्ज़ाम है कि डिजिटल टेररिज्म के लिए जो कनेक्टिविटी जो शख्स करता था वो रऊफ़ हसन थे। अब ये तो अदालतों में साबित करेगी, FIA करेगी या जो भी करेगी। वो तो जब मुकदमा जो चलेगा, और मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा या सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट तो खैर छुट्टियों पर जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक छुट्टियों का ऐलान नहीं किया।
وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا تو پھر دیکھی جائے گی، پھر تو وہی ہوگا جو آپ تمام لوگ جس کی پریڈکشن کرتے ہیں. اب اس پہ زیادہ بات کیا کریں، لیکن ناظرین اس میں جس قسم کی گفتگو کی گئی، جو ڈکشن یوز کی گئی، پولیٹیکل انلیگل پولیٹیکل مافیا، یہ ناظرین یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے نزدیک اب بات دو بدو ہو گئی ہے. کیونکہ عمران خان نے جس طرح کے الزامات عائد کیے، وہ بہت ساری دھمکیاں تو پہلے سے لگا رہے تھے، لیکن یہ الزامات جو انہوں نے تازہ عائد کیے، اس کے بعد یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے آئی ایس پی آر نے کہ وہ پیریوڈیکلی یعنی ایک مقررہ دنوں کے بعد وہ اس پروپیگنڈے کا جواب دیا کریں گے، اور پیس اس کا یعنی پریس کانفرنسز کا پیس بڑھ جائے گا. حکومت کی جو ذمہ داریاں تھیں، حکومت ان کو ادا کرنے میں ناکام رہی ہے. اسی وجہ سے آئی ایس پی آر کو سب تک آنا پڑا. حالانکہ میرے نزدیک یہ کام حکومت کا تھا، حکومت کو کرنا چاہیے تھا یہ کام، لیکن کیا کریں، حکومت تو اور بہت سارے کاموں میں مصروف ہے. حکومت تو خیر وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں کر سکی. اس کی وجہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ناظرین، حکومت نے جلد بازی میں اعلان کر دیا تھا اور اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا. باقی اتحادی تو شاید اتنے پرابلمٹک نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اتحادی ہے، اس سے ایک صدر بھی ہے ان کا، آصف زرداری صدر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جس لیول پر اعتماد میں لینا چاہیے تھا، جو پچھلی ملاقات ہوئی ہے، وہ اس لیول کی نہیں تھی. سردار ایاز صادق ہیں، اسحاق ڈار ہے، یہ دوسرے درجے کی قیادت ہے. پہلے درجے کی قیادت جو ہے وہ مریم نواز ہے، شہباز شریف ہے اور نواز شریف ہے. تو ان میں سے کوئی اعتماد میں لے گا. اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ابھی میری اطلاع کے مطابق اگلے 1-2 روز پہ ایک راؤنڈ اور ہونا ہے. اس راؤنڈ کے بعد پھر نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان بات ہوگی، یا شہباز شریف اور آصف زرداری اور بلاول کے درمیان بات ہوگی. لیکن یہ بات پہلے ایک راؤنڈ ہوگا. اس میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے کچھ چیزیں ان سے کہی تھی، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا، اور پھر یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا. ایک معاملہ تو یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. دوسرا تھا آج جو پی ٹی آئی کے دفتر پر چھاپا مارا گیا. اب اگر کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو جاتا تو اس کے نتائج جو آج کے چھاپے کے ہیں، وہ فیڈ بیک جو ہے وہ کل تک نہیں ملنا تھا. پی ٹی آئی نے تو خیر پریس کانفرنس کا بھی جواب دے دیا. وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اب معاملہ دو بدو ہو گیا ہے، وہ پہلے بھی تھا. دونوں ایک دوسرے کے عمران خان کامیابی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پیچھے ہو گئے تھے، لیکن اب معاملہ دو بدو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بس اب ایک دوسرے کے خلاف یا تو نہیں یا میں نہیں والی صورتحال ہو. اور ریاستی ادارے ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف آپ بات کریں تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ سابق وزیر اعظم ہوں تو اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں. اس لیے کہ یہ باتیں اگر کرنا بھی ہو تو آپ پرائیویٹلی کرتے ہیں، آپ پبلک میں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے، بہت سارے لوگ اس کو تو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، تو آپ اس نیگیٹو سینس کو پھیلانا چاہتے ہیں. ایک اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر تیسرا جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کرنے کا معاملہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آج جو چھاپا مارا، جو عمران خان کی گفتگو ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ اور شواہد اکٹھے کرنا ہے. وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو پیپلز پارٹی سے مذاکرات بھی ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد کابینہ کا اجلاس کب بلانا ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا. افواج پاکستان نے وفاقی حکومت کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے باضابطہ طور پر اپنا یوں سمجھیے کہ وزن جو ہے حکومتی پلڑے میں افواج پاکستان نے ڈال دیا ہے. یعنی حکومت جو ان کو جو کرے گی، افواج پاکستان اس کی جو ذیلی ادارے کے طور پر اس کی مخالفت نہیں کریں گی، اور حکومت جو احکامات دے گی اس کے اوپر عمل کریں گی. یہ بالکل بنیادی بات ہے. اور پی ٹی آئی اور افواج پاکستان میں جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ بس ڈیل ہو رہی ہے اور فلاں جنرل بیچ میں پڑ گیا اور فلاں ریٹائرڈ جنرل بیچ میں پڑ گیا، تو وہ کوئی کہانی نہیں ہے. کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اور یہ معاملہ جو ہے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی الیکشن سے پہلے نمٹ جائے گا، بلکہ امریکی الیکشن کے لیے نامینیشنز جب نامزدگیاں ہونی ہیں تو اس سے پہلے ہی نمٹ جائے گا. اب ناظرین چلتے ہیں ذرا عمران خان صاحب کی جانب. انہوں نے آج گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑا ہوشربا انکشاف کر دیا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں، میں نے یہ ہدایت کی تھی کہ میری گرفتاری کی صورت پہ جی ایچ کیو اور جو فوجی تنصیبات ہیں ان کے سامنے جو احتجاج کیا جائے. لیکن ان کا کہنا ہے میں نے تو پورا احتجاج کی بات کی تھی. بھائی آپ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ عام لوگ آئیں گے اور وہ ان کو آپ کے لوگوں نے اشتعال بھی دلایا ہوا ہے اور وہ پرامن رہیں گے؟ اور جب لوگ آتے ہیں اور پھر آپ تو یہ فرما رہے تھے، اب یہ کون سی بات ان کی درست مانی جائے؟ آپ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ ہمارے خلاف کے افواج پاکستان نے سیٹ کیا. یہ عمران خان آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، ان کی پارٹی آن ریکارڈ کہہ چکی ہے، بیرسٹر گور، عمر ایوب،
शहरयार आफरीदी, कौन नहीं है जिसने ये कहा हो, आज़म स्वाति, सब लोग ये कह चुके हैं। तो अब आपकी किस बात पर एतबार किया जाए, इस पर या उस पर? फिर अब आप ये कैसे, आपने अपने खिलाफ खुद सबूत दे दिया है, अब लोग आप ये कैसे तासुर दूर करेंगे कि जनाब उस हंगामा रही में आप मुलव्वस नहीं है? क्योंकि क्या पुरअमन एहतजाज जो है वो इस तरह होता है कि GHQ का गेट तोड़ा जाए, कोर कमांडर हाउस को जला दिया जाए, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जला दिया जाए, किला बाला हिसार पर हमले की कोशिश की जाए, FC किले पर पाकिस्तान का झंडा गिराकर PTI का झंडा जला दिया जाए? क्या ये पुरअमन एहतजाज होता है? क्या ये पुरअमन एहतजाज होता है कि शहीद शोहदा की कब्रों की बेरुमती की जाए, या MH में घुसकर मरीजों के लिए को तंग किया जाए, वहाँ आग लगा दी जाए, अंदर वो जो मशीनरी उनके लिए रखी थी उसको उसकी तोड़ फोड़ की जाए? ये पुरअमन एहतजाज नहीं होता। और अब इमरान खान का मुझे ये लगता है कि कुछ दिन में वो यू टर्न लेंगे, क्योंकि वो मशहूर हैं इस काम में, लेकिन ये उनके लिए अब इससे जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है। इससे नाज़रीन एक बात और भी है, इमरान खान का एक फिर इंटरव्यू छपा है, खबर के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एक इंटरव्यू और छपा है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि मैं तो डेथ सेल में हूँ, और मेरी तो मुलाकात, मैं तो कैद तराई में हूँ। आपको हमने 2 रोज़ 3 रोज़ पहले आपको फिगर्स बताए थे, 1691 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, 291 मुलाकातें फैमिली के साथ हुई हैं, 288 वकला के साथ हुई हैं, अदालत में और मुलाकातें जो हैं वो 1135 के करीब हैं, वो अलग से मुलाकातें हैं। आप क्या चाहते हैं? ये मतलब आप और फिर आपके जो पैरोकार हैं वो उस पर यकीन नहीं करते। आप खुद अपनी अपनी बात की तजदीद आप खुद करते हैं। मेरे नज़दीक इमरान खान ने का ये दावा जो है वो खुद इमरान खान के लिए आगे चलकर मुश्किलात का बायस बनेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना काफ़ी था, लेकिन वो एक चीज़ रह गई, मैंने वो आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। एक तो नाज़रीन ये है कि नून लीग की हुकूमत, आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिजली का बिल भरना मुश्किल हो गया, तो ये पिछले फिगर ले लें कि नून लीग के दौरे हुकूमत में टैरिफ में जो है ना, बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें 25 रुपये 76 पैसे का इजाफा हुआ है, और ये 2 साल में 2000 रुपये से ज़्यादा इजाफी बोझ डाला गया, यानी पिछली हुकूमत में भी और अब भी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्राइवेट पावर कंपनियों का मामला IPPs का, ये मलबा बेनज़ीर पर डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कैपेसिटी पेमेंट जो है उसमें एक इमरान खान का भी रोल है। 5 या 6 थे ये IPPs जिनकी लीज जो है वो बहाल कर दी गया, वो उसमें इजाफा किया गया था इमरान खान साहब की हुकूमत में। उस वक्त कैपेसिटी पेमेंट का मसला क्यों नहीं हल किया गया, हालांकि उस वक्त ये कहा गया था। अब उसमें नदीम बाबर साहब के हैं 300-400 मेगावाट के हैं वो। नदीम बाबर साहब कौन थे, आप सब जानते हैं, इमरान खान के एनर्जी एडवाइज़र थे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब और उनकी फैमिली का जो वो हुसैन दाऊद जो ग्रुप है, वो उसका कोई 1000 मेगावाट का है। हबीब ग्रुप जो है वो उनका कोई 1100-1200 मेगावाट का है। ये 3-4-5 कंपनियां जो हैं ये ज़्यादातर एसोसिएटेड किसके साथ है, इधर आप खोज लगा लीजिए। IPPs में से नून लीग के भी 5 कंपनियां हैं जिनमें उनके डायरेक्टर हैं, और 3 मखदूम खां फैमिली की हैं, जहांगीर तरीन की भी है। लेकिन इनको नाज़रीन मजबूरी तौर पर तकरीबन जो है वो 200-250 अरब रुपए से ज़्यादा पेमेंट की जा चुकी है कैपेसिटी पेमेंट के बंद में। उसमें कुछ हुकूमती अदारे भी हैं, हुकूमत के अपने अपने अदारे हैं। पंजाब हुकूमत की मिल्कियत कायदेतर थर्मल जो है वो 42% पर चला, लेकिन 11 अरब 52 करोड़ रुपये वसूल किए। पंजाब थर्मल पावर कंपनी के बंद बिजली घर को बगैर किसी यूनिट के 10 अरब 64 करोड़ रुपये अदा किए गए। इसी तरह और कंपनियां हैं, किसी को 22 अरब दिए गए, किसी को 48% के हिस्सेदार है तो उसको 3 माह में 169 अरब दे दिए गए। किसी को जो है वो बाबडा के 21 बिजली घर थे, उनको 21 अरब 27 करोड़ रुपये दे दिए गए। तो ये मामला नाज़रीन, इस पर तफसील से कल बात करेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि इन सारे मामला का जिम्मेदार कौन है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही कि PTI बड़ी बेनिफिशरी है, नून लीग बड़ी बेनिफिशरी है, तीसरे नंबर की बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी है। उनके मखदूम खानदान जो है उनके 3 हैं, जहांगीर तरीन बड़े बेनिफिशरी हैं। फिर शुगर मिल के लोगों ने वो जो अपनी शुगर मिल के लिए प्लांट लगाते हैं उसको भी IPPs डिक्लेयर करा के तो उसमें उन्होंने भी पैसे वसूल कर लिए हैं। तो ये ज़रा शुगर माफिया पर भी हाथ डालना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।